हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की इवैल्यूएटेड कॉपी को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की इवैल्यूएटेड कॉपी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी गई है। यानी कि अब जो भी अभ्यर्थी 68वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी इवैल्यूएटेड मेंस की जो कॉपी है उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। यानी कि अब आप लोगों के सामने 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की इवैल्यूएटेड कॉपी सामने आ चुकी है और अब आप लोगों को चाहिए कि इन कई सारे टॉपर्स की इवैल्यूएटेड कॉपी को आप लोग देखें और उसके आधार पर आगे की रणनीति को तय करें, जिसके कारण 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की कॉपी को डिस्कस करूंगा। ये 68वीं बीपीएससी के अंतर्गत रैंक 330वें रैंक इनका आया है और ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हैं। तो इनकी कॉपी को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो है वह पुराने समय में जितने भी मुख्य परीक्षा हुआ है उससे कई सारे संदर्भों में भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर स्पेशली मैं जीएस पेपर 2 की कॉपी को डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने का मेरा पर्पस यह है कि शॉर्ट नोट्स में बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार से अंक प्रदान किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें और शॉर्ट नोट्स की तैयारी आप किस प्रकार से करें, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो स्पेशली यह जीएस पेपर 2 की कॉपी है और इनका जो स्कोर है जीएस पेपर 2 में वह 140 स्कोर है और काफी अच्छा है। जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे वो भी शॉर्ट नोट्स के आने के बाद 140 नंबर बहुत अच्छे मार्क माना जाएगा और यही कारण है कि संभवतः इनका रैंक 330वां आया है और ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं। इनकी जो मैं कॉपी डिस्कस कर रहा हूं, इनकी एसे में नंबर 167 है जो कि बहुत बेहतरीन नंबर है और जीएस पेपर 1 में संभवतः 142 नंबर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स में देखिए जीएस पेपर 2 जो है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला सेक्शन क्या होता है, पॉलिटी का सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन क्या होता है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का सेक्शन होता है और तीसरा सेक्शन क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है। तो इन तीनों सेक्शन में किस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में मार्किंग प्रदान की गई है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, शॉर्ट नोट्स में पहला जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स का एवरेज मार्किंग देखिए इंडियन पॉलिटी का, तो एक में 4 नंबर है, दूसरे में 3 नंबर है, 4.5, 4 और 3.5 नंबर है। 5 शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत उनका यही मार्क्स मिला हुआ है। और अभी तक हमने कई सारे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे और जिनका 68वीं बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है या फिर जो 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो उनसे जो हमने बातचीत किया उसके आधार पर अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उससे यह स्पष्ट होता है कि शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत हाईएस्ट नंबर 6 भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि शॉर्ट नोट्स में जो सेलेक्टेड हैं और जो मतलब 68वीं बीपीएससी में जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको हाईएस्ट नंबर 6 भी प्राप्त हुए हैं इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में देखेंगे कि अगर आप एकदम प्रश्न के अनुसार आंसर लिखते हैं तो आपको 5 और 6 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर 8 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछा गया है और अगर आप 6 नंबर एवरेज मानकर चलें, बेहतर लिखेंगे तो 5 नंबर भी अगर आपको मिल जाते हैं। और अगर 5 शॉर्ट नोट्स है, 5 में ऐसे 5 × 5 करें तो 25 होता है, लेकिन अगर आपको 22-23 नंबर भी सारे शॉर्ट नोट से मिलाकर मिल जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग अगर आप इतने नंबर का लिखेंगे, 38 नंबर का अगर आप लॉन्ग लिखेंगे तो 18-19 से ज्यादा नंबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में आधार पर अगर आप 22-23 से 2-2, 3-3 नंबर का आप लीड ले रहे हैं हर एक सेक्शन में, तो अंत समय में सारे सेक्शन को मिलाकर एक बहुत बड़ी लीड मानी जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यह इंडियन पॉलिटी का है। अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का देखें तो इसमें थोड़ी सी, चूंकि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में कई सारे प्रश्न जो थे वह पुराने ट्रेडिशन से अलग पूछे गए थे 68वीं बीपीएससी के अंतर्गत। और चूंकि शॉर्ट नोट्स का अंतर्गत पहली बार हो रहा था, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई थी, तो अभ्यर्थियों के सामने भी यह दुविधा वाली स्थिति थी कि किस प्रकार से के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मार्किंग जो है वह कम देखने को मिली है। एक में 2.5, 2.5, 4.5, 3 और 3.5 ये मार्क्स इनको प्राप्त हुए हैं। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर अंक प्राप्त हुए शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत।
अंतर्गत। ठीक है, एक में इनका 4 अंक मिला है, फिर 4 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 4 अंक प्राप्त हुए हैं। वो भी तब जब आप लोग ध्यान देंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लॉन्ग प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न होता है 8 नंबर का, बाकी जो प्रश्न होते हैं वे 7-7 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 7 में अगर 4 नंबर प्राप्त हो गए तो बहुत अच्छा है। बाकी इधर अगर आप देखेंगे तो इनका 8 नंबर और ये 7-7 नंबर का होता है, लास्ट का 2 होता है। ठीक है, 8 की 24 और 14 38 नंबर। और ये सेक्शन 2 में भी इसी तरह का होता है, 8 8 8 और 7-7। ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूंकि एक प्रश्न जो होते हैं वे 36 अंक के होते हैं। ठीक है, तो 7 का 28 और 8 यहाँ पे 36 हो गया। तो ये इनका पूछने का प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और इनको नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स में अच्छे अंक मिले हुए हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अच्छे अंक मिले हुए हैं। ठीक है, अभी फोकस आपको किस पे करना है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो। और हमारा मानना है, हमने कई बार वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग जब भी तैयारी करें तो जीएस पेपर 2 पे स्पेशल आपका टेंशन होना चाहिए। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वे सोचते हैं, जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि वे क्या सोचते हैं कि अगर वे बीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे इजी जो सेक्शन होता है हिस्ट्री, वहां से वे तैयारी प्रारंभ करते हैं। उनका मानना होता है कि सबसे आसान है और यह आसानी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, यह गलत परंपरा है। सबसे पहले आपको जीएस पेपर 2 से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन है वह करेंट ओरिएंटेड सेक्शन है। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप जीएस पेपर 2 लगातार पढ़ रहे हैं तो काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे क्या हो, कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आप लोग चुनाव सुधार में इसे पढ़ेंगे तो करेंट का सेक्शन और जीएस पेपर 2 का सेक्शन दोनों साथ साथ पैरेलल चलते रहता है। 2-3 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या सूचना क्या आया है न्यूज, वह संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो संसद टॉपिक के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, वोट के बदले नोट, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी आई थी और इसे संसदीय विशेषाधिकार से बाहर रखा था। तो ये सारे टॉपिक जो है करेंट ओरिएंटेड सेक्शन है पूरा जीएस पेपर 2। तो आप लोग न्यूज पेपर और जीएस पेपर 2 दोनों को पैरेलल आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन 1-2 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से लिखा था। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां से अवश्य मिलेगी और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसे जरूर देखें और समझें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आइए, सबसे पहला प्रश्न है शॉर्ट नोट्स। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित करें। यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म है उसमें किस प्रकार से गति देखने को मिली है। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब हो गया कि गतिशील धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसके बावजूद भारतीय धर्मनिरपेक्षता बरकरार है। इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। आइए, इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जो है वह कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट किया है। 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है तथा सभी को इसके माध्यम से जोड़े जाने का प्रयास किया गया है। देखिए, हमने भी बताया है, पेड आंसर राइटिंग बैच हमारा चल रहा है, उसमें भी हमने बताया है कि अगर कोई शब्द हो, इंडियन पॉलिटी का प्रश्न पूछा जाए तो हमने कई बार आपको बताया है कि जब भी इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आए तो आप कहां से प्रश्न का शुरुआत करेंगे उत्तर लिखने का। या तो संविधान का कोई आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ है वहां से कर सकते हैं, प्रस्तावना से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट है उससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, विभिन्न कमीशन की जो सिफारिशें हैं उससे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, विधि आयोग की रिपोर्ट है उससे शुरुआत कर सकते हैं, या फिर करेंट ओरिएंटेड कोई न्यूज उस प्रश्न से संबंधित तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रश्न आया और इन्होंने 42वें संविधान संशोधन जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया, वहां से इन्होंने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। तो बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन है। अब आइए, इसके अंदर में इन्होंने क्या मेन बॉडी में लिखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र न होकर पंथनिरपेक्ष के तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। स्वाभाविक है कि भारत में, और इसीलिए प्रस्तावना में क्या पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जहां धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का सामान्य मतलब है धर्म से निरपेक्ष होना,
अर्थात राष्ट्र के द्वारा धर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका अर्थ है भारतीय संविधान के द्वारा सभी धर्मों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा एवं सर्वधर्म समभाव वाली दृष्टि अपनाई गई है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में दिया गया है। अतः भारत अपने सभी नागरिकों को समान रूप से अपने धर्म के अनुसार प्रचार करने की अनुमति प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इस पर इन्हें 8 में से 4 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात आपको समझने वाली है। शॉर्ट नोट्स में आप लोग जो सारी जानकारियों को कॉपी पर उड़ेलने का प्रयास मत करें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में उतना ही लिखें जितना पूछा गया है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंतर्गत एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी होगी। इसको 4 मिनट कहिए, 5 मिनट भी ज्यादा हो जाता है। 4 मिनट के अंतर्गत आपको एक शॉर्ट नोट्स लिख देना है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें शब्द सीमा का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पेज लिमिटेड होता है। यहां पर प्रश्न आपको लिखा हुआ है, ठीक है, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो यहां पर आपको निशान लगाना होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, शॉर्ट नोट्स में एक यहां पर एक पेज मिला और दूसरा पेज आपका ये मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन पेज का साइज देखिए थोड़ा सा छोटा होता है, तो आप लोग अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करते हैं तो एक पेज एनफ है, अन्यथा थोड़ा सा आप लोग फैले यहां पर जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया, देखिए यहां पर किस प्रकार से गैप दिया गया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे एग्जामिनेशन के दौरान भी। ऐसा नहीं, चूंकि वहां पे 4 मिनट में आपको लिखना है, रफ्तार पकड़ना होता है, तो आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी। और चूंकि 4 पेज जो 2 पेज जो हैं वह आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 4 मिनट में लिखना है, तो स्वाभाविक है कि इसके लिए काफी बड़े स्तर पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मेंस एग्जामिनेशन के पहले 200-300 आंसर आपको लिख देने पड़ेंगे, कई सारी कॉपियां आपको खत्म करनी पड़ेगी, तब जाकर यह स्पीड आपका मेंटेन हो पाएगा। और यह स्पीड फिर जो मेंटेन होगा, अगर आप 200-300 आंसर लिखेंगे तो यह स्पीड जो आपका मेंटेन होगा वह कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन वाली रिजल्ट आपको देगा। क्योंकि लगातार आप जब इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में पूरी तरीके से फ्लो बन चुका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या करें। यानी कि भारत में क्षेत्रीय पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत की विदेश नीति में भी रीजनल पॉलिटिक्स की भूमिका है। ठीक है, आइए इन्होंने किस प्रकार से लिखा है इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ इन्होंने पॉलिटिक्स किस प्रकार से भारत वन पार्टी डोमिनेंस का भारत में एक लंबे समय तक आधिपत्य रहा है, इसे उन्होंने चर्चा किया है। 1947 में भारत की आजादी के बाद से 1970 के दशक तक भारतीय राजनीति एक दल के सरकार के रूप में काम करती रही। यानी कि बहुदलीय व्यवस्था भारत में विद्यमान अवश्य थी, लेकिन एक दल को बहुमत प्राप्त था। यानी कि एक दलीय शासन, बहुदलीय शासन व्यवस्था में एक दलीय प्रधानता। ठीक है, वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल लगाए जाने के उपरांत 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि जनता पार्टी की जो सरकार थी लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाई और 2 साल में ही यह सरकार गिर गई। इसके उपरांत, हालांकि इन्होंने यहां तक लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, इसके उपरांत भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति जो है वह ज्यादा प्रभावी होने लगा। क्षेत्रीय राजनीति कब हावी होगा भारतीय राजनीति में? जब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहेगा। और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व कब हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में? जब आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगाने के पश्चात कई सारे दल जो है वह धीरे धीरे इमर्ज करते हैं। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, उसके बाद कई सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल इमर्ज करते हैं। और इतना ही नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी जब मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति भारत में होने लगा तो बिहार, यूपी, बंगाल जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ। चाहे बिहार में आप जनता दल यूनाइटेड के लिए, राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, आप यूपी में ले सकते हैं बसपा, सपा, कई सारे क्षेत्रीय दलों का एग्जाम्पल आप लेंगे तो यही 1970 से 1990 के आसपास सारे राजनीतिक दलों का उदय होता है। ठीक है, तो यह है क्षेत्रीय राजनीति की कैसे प्रभावित होगी क्षेत्रीय दलों से। 1990 के दशक के बाद से केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार ज्यादा प्रभावी होने लगा और उन्होंने अपनी भूमिका निम्न मामलों में निभाई। ठीक है, अब देखिए कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने से किस प्रकार से क्षेत्रीय राजनीति प्रभावित होती है। क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय हित को राष्ट्र पटल पर रखा। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तभी वे केंद्र सरकार को समर्थन देगी जब
मतलब बिहार से संबंधित कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसकी क्या डिमांड होगी कि हम आपको तभी समर्थन देंगे केंद्र में सरकार बनाने के लिए जब आप हमें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करेंगे। यानी कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा लोकल इशूज से कहीं ना कहीं यह नेशनल इशूज बन जाएगा और केंद्र सरकार अगर अल्पमत में होगी तो स्वाभाविक है कि ऐसे निर्णय को वह मानने के लिए बाध्य होगी। यह एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए है, ठीक है। स्थानीय समस्या को उभारने का काम इन्होंने किया और जो लोकल इशूज होते हैं उसे नेशनल पटल के पर रखा। हालांकि इसके अन्य दुष्परिणाम भी रहे हैं तथा सरकार प्राय कमजोर एवं अल्पमत में रही है, ठीक है। हालांकि देखिए इनको 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि वहां पे आपको प्रश्न तुरंत मिलेंगे और 3 से 4 मिनट के अंदर आपको आंसर भी लिखने होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हर प्रश्न में अच्छे अंक प्राप्त करें। हालांकि इनका साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत अंक प्राप्त है, ठीक है। इसी प्रकार से यह जो प्रश्न है वह डीपीएसपी से संबंधित है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, मैं इसका पीडीएफ भेज ही दूंगा। देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लिखा है। इंट्रोडक्शन आप भी अभी से ही प्रैक्टिस करें। देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग भी इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इसी से आपको 1-2 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और एक और जो सबसे खासियत बात है इस बार की ऐसे में जो देखने को मिल रहा है वह अशुद्धियाँ जो हिंदी में है उन अशुद्धियों को एग्जामिनर के द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया है। अगर कहीं पर की लिखना था, की जगह आपने का लिखा है तो एग्जामिनर के द्वारा इस प्रकार से अशुद्धियों को इंगित किया गया है, ठीक है। तो अशुद्धियां आपके आंसर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धियां अगर स्पेशली ऐसे सेक्शन में, ऐसे सेक्शन तो हिंदी जो आपकी लैंग्वेज भाषा पे पकड़ कैसी है उसकी देखने का परखने का एक प्रक्रिया है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में अशुद्धियों पर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से यह शॉर्ट नोट्स है, मैं सारे को कैसे डिस्कस करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग इसे अवश्य समझेंगे। जैसे देखिए यह आसान प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियां प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय को उसके बारे में बताना है। तो देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रत्यक्ष व्यवस्था तो नहीं की गई है, हालांकि संविधान के कई अनुच्छेद इस बात की ओर इशारा करते हैं। आर्टिकल 13, 32, 226, 131, 36, 272 ये सारे, यानी कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए संविधान में वह कहीं पर भी नहीं की गई है। लेकिन कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो इंगित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन के बाद न्यायिक पुनर्विलोकन का जो क्षेत्राधिकार है उसे इन्होंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। यानी कि पिछले दशक में किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर में सुधार आया है इसके बारे में बताना है। यानी कि आप बिहार स्पेशल टॉपिक हो गया, ठीक है। तो पॉलिटिक्स सेक्शन भी आप करें इंडियन पॉलिटी तो उसमें बिहार को भी आप लोग ऐड करें। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो उसमें तो आपको करना ही है, बिहार को आप छोड़ नहीं सकते ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो यह शॉर्ट नोट्स है। आइए लॉन्ग में भी कितने यहाँ पे स्पेस मिल रहा है उसे भी आप लोग देख लें, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, और देखिए यहाँ पे मैं इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था, कितना बेहतरीन इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। प्रश्न क्या है उसे देखिए। देखिए अभी मैं बताया था यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जिसका आप उत्तर लिखेंगे उस पर ऐसे निशान लगाना होता है, चाहे आप इसका उत्तर लिखेंगे तो इस पर निशान लगाइए, इसका उत्तर लिखेंगे तो इस पर निशान लगाइए, ठीक है। इन्होंने इसमें आंसर लिखा है कास्ट, जाति से संबंधित जो प्रश्न है उसका प्रश्न है, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है, आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है, अपने कारण दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और कास्ट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब भी प्रश्न आए तो वहां पर रजनी कोठारी फेमस पर्सनालिटी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट आंसर रजनी कोठारी से प्रारंभ किया और लिखा है कि रजनी कोठारी के द्वारा कास्ट इन पॉलिटिक्स पुस्तक में जाति की राजनीतिक भूमिका का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार यह 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तथा राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। यानी कि कास्ट इन पॉलिटिक्स में रजनी कोठारी के द्वारा किस प्रकार से जाति भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है इस संदर्भ का इन्होंने यहां पर उल्लेख किया है, ठीक है। तो आपका आंसर इस प्रकार से प्रारंभ होनी चाहिए। तो लॉन्ग प्रश्न के लिए एक यहां पर हो गया, पहला नंबर पेज जिसमें आधा पेज आपके प्रश्न लिखे होंगे और आधा पेज गैप रहेगा, ठीक है। यह आपका दूसरा नंबर पेज हो गया, या तीसरा, चौथा,
5वां, 6ठा, ठीक है, बस इतना आपको 6 मिलेंगे। लेकिन 6 में आपको अभी जैसे देखिए यहाँ पर ये स्पेस बनाकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी से आप लोग आदत बनाइए, 6 पेज नहीं, इसको 5.5 पेज मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 4 साढ़े 4 पेज में, 4.5 5 पेज में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग की, तो वहां पर अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो स्पेस है बीपीएससी के द्वारा, वह कॉपी थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और मार्केट में जो अवेलेबल होती है कॉपी, उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग अभी बीपीएससी की पूरी पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में कॉपी नहीं आ पाई है, इसीलिए कॉपी का पेज को छोड़िए, लेकिन आप लोग 4 से 5 के बीच एवरेज कोशिश करें। इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय सीमा का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 20 से 22 मिनट के अंतर्गत आपको एक जवाब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग है यह अगला लॉन्ग है, मैं लॉन्ग को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, चूंकि लॉन्ग प्रश्न मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग प्रश्न तो पहले भी हमने कई सारे डिस्कस किया है। यहाँ पर मेरा मुख्य पर्पस था कि आपको मैं बता सकूं कि शॉर्ट नोट्स में आपको किस प्रकार से परफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 से संबंधित प्रश्न शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, स्पष्ट करें। यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जो है किस प्रकार से भारत की लॉजिस्टिक दक्षता में बदलाव लाएगी, इसे बताना था। यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मुख्य विशेषता को चर्चा करनी थी और इसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करना था, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा, उदारीकरण से जोड़कर लिखा है कि उदारीकरण के लागू होने के पश्चात देखेंगे कि सेवा क्षेत्र की भूमिका भारत में काफी अधिक बढ़ जाती है, और इससे जोड़कर फिर वर्तमान समय में जो सरकार के द्वारा सुधार लाया गया है उसमें एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, उस पर उन्होंने चर्चा किया है। इसमें इनके जो अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए 2.5 अंक प्राप्त हुए हैं, मेरे ख्याल से यह 8 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, और इसमें 2.5 अंक प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। अब आइए, साइंस एंड टेक का सेक्शन अच्छा है, हर किसी का हमने जो देखा है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में हर किसी के नंबर थोड़े कम मिले हैं, ठीक है, तो इसीलिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पे आप लोग अच्छे से फोकस करें। इसमें भी इनका 2.5 अंक मिला हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसे। यहाँ पर भी देखेंगे, यह 4.5 अंक मिला है, यह बहुत अच्छा इनका कहीं ना कहीं मिला हुआ। क्या है प्रश्न इनका? नागरिकरण से रिलेटेड है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नागरिकरण से रिलेटेड था। मैं यहाँ पर अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए शॉर्ट नोट्स है, लेकिन यह जो प्रश्न है वह कोर ज्योग्राफी सेक्शन का प्रश्न है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट क्या है, यह कोर इकोनॉमी सेक्शन में आता है, ठीक है। 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से इसका क्या संबंध था, इसका व्याख्या करें और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका चर्चा करें। तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन में आप लोग कोर इको का भी सेक्शन पे आप लोग ध्यान देंगे। अब अगर आप लोग 69वीं का आपने प्रश्न पत्र देखा होगा तो कोर इकोनॉमी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कोर ज्योग्राफी से भी, तो दोनों सेक्शन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। और दोनों सेक्शन पर फोकस करने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वह एनसीईआरटी की पुस्तक है। कई सारे टॉपिक जो हैं वह एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आइए, साइंस एंड टेक को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले साइंस एंड टेक का जो सेक्शन, वहाँ पे 36 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एक, और इधर 38 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा उसको ध्यान में रखेंगे। जब भी साइंस एंड टेक की आप लोग प्रिपरेशन करें तो अंक किस प्रकार के मिल रहे हैं, आपका टारगेट क्या होनी चाहिए, आपको कितने अंक मिलने चाहिए, क्या आपकी टारगेट है, उस पर चर्चा करनी है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था तकनीक के स्वदेशीकरण से संबंधित, और इन्होंने 4 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। 50% अंक इनको मिले हैं, 8 में से 4। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण से क्या समझते हैं, यानी कि तकनीक का स्वदेशीकरण क्या है, ठीक है। तकनीक स्वदेशीकरण का सामान्य अर्थ तकनीकों को अपने देश के द्वारा अपने अनुकूलतम उपयोग के लिए निर्मित करना है। बहुत अच्छा डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर इसे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि भारत सरकार के द्वारा तकनीक के स्वदेशीकरण के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इन्होंने जिक्र किया, मेक इन इंडिया का इन्होंने जिक्र किया होगा, विदेशी वस्तुओं से देखिए यहाँ पे मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया गया, कई सारे यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में
यहाँ पर आपको एक पेज ये हो गया और 2 पेज ये, बस इतना ही में आपको जवाब देना होगा। तो इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करें, अच्छा मार्क्स इनका मिला हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न एनर्जी से रिलेटेड है और इसमें इनको अच्छे इसमें भी मिले हैं 8 में से 4 अंक। देखिए प्रश्न क्या है, व्याख्या करिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए उसे आपको लिखना है। तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए इन्होंने रिपोर्ट से आंसर की शुरुआत किया, बहुत अच्छा है। आपके पास रिपोर्ट है, कोई महत्वपूर्ण डेटा है, सरकार का कोई डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, तो ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस एंड टेक में भी आप लोग वहां से आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 1.77 मिलियन ऊर्जा आवश्यकता होती है, जो 2045 तक बढ़कर 11.2 मिलियन प्रतिदिन पहुंच जाएगा। अतः सभी लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए या मांग और आपूर्ति में गैप को दूर करने के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर जोर दिया जाना आवश्यक है। बिल्कुल प्रश्न के अकॉर्डिंग यह इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आप लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरा इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें कि 2 सेंटेंस से ज्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं हो। यानी कि इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे कितने सेंटेंस का होना चाहिए, 2 सेंटेंस उसमें होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 2 सेंटेंस शॉर्ट नोट्स के इंट्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बताया क्यों आवश्यक है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। आप लोग कोशिश करें कि अंत में एक सेंटेंस कम से कम आप लोग निष्कर्ष के रूप में अवश्य लिखें। ठीक है, निष्कर्ष लिखना आवश्यक है। अगला है इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच अंतर। इसमें इनको 3 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और आप लोग अलग एक तैयार कर लेंगे इंटरनेट और इंटरनेट के बीच क्या अंतर है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड बिहार जो है वह किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उस पर एक नोट लिखने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने इसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया है और इसमें इनको अंक मिले हैं 4 अंक। बहुत अच्छा है क्योंकि सारे सेक्शन में इन्होंने इसको बता दिया है। ठीक है, हालांकि लास्ट में आप लोग कंक्लूजन अवश्य लिखें। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनोटेक की भूमिका जो है उसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है और इसमें भी इनको 7 अंक प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप लोग इधर ध्यान देंगे कि ये 4 अंक जो हैं वे 7 में से 4 अंक मिले हुए हैं। और ठीक है, स्टार्टिंग का जो हमने क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स 8 नंबर का होगा, बाकी जो रेस्ट होगा वह 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें 7 में 4 मिले हैं, तो और क्या चाहिए, 7 में 4 नंबर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनको अंक प्राप्त हुए हैं। इनका साइंस एंड टेक के लॉन्ग में भी अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। आप लोग इसकी कॉपी को देख लेंगे, मैं इनकी कॉपी को अवेलेबल करा दूंगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से हाईलाइट किया है, एग्जामिनर के द्वारा हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी में यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट लिखा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि आप लोग रोमन में मत लिखें, हिंदी माध्यम अगर आपका हो तो आप लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। पेड बैच में हमने कई बार बताया है स्टूडेंट को कि आप लोग कभी भी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग आप लोग आंसर राइटिंग में नहीं करें। अगर आपकी हिंदी भाषा है, हिंदी में आप परीक्षा दे रहे हो, तो आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। संभवतः इसीलिए उन्होंने इसे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखें और जो चीज़ें बताई गई है उसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमने कई सारी चीज़ों को इसका जिक्र किया है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण है। और देखिए इनको जल से संबंधित जो प्रश्न आया है उसमें जो कुल अंक इनके प्राप्त हुए हैं वह 15 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा नंबर है, 15 अंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत। और मैं आगे आने वाले कुछ वीडियो के अंतर्गत मैं बता दूंगा कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप क्या टारगेट लेकर चलें, कितने नंबर आप अपने जेहन में बैठा कर चलें कि हमें इतना अंक प्राप्त कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको एक गोल हमेशा सामने दिखे और यह जो मैं टारगेट बताऊंगा उसे आप एक लिस्ट में लिखकर अपने टेबल के सामने लगा देंगे कि हमें इंडियन पॉलिटी में इतना अंक लाना है, ज्योग्राफी सेक्शन में इतना अंक लाना है, तब जाकर आप सिलेक्शन करने के पश्चात अच्छे टॉपर्स की रैंक लिस्ट में आपकी स्थान
हो पाएगी। ठीक है, तो मैं उसकी मैं पूरा 2-3 साल का जो भी अभी पिछला ट्रेंड देखने को मिला है और 68वीं के जो शॉर्ट नोट्स में अंक मिले हैं उसके आधार पे अभी कुछ और मैं इनपुट ले रहा हूं जो सेलेक्टेड हुए उनका कि किस प्रकार से अंक मिले हैं, और उसके बाद मैं प्रॉपर एक लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा जिसको ध्यान में रखकर आप लोग आगे की तैयारी को धार देंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कल बिहार की करंट अफेयर पिछले महीने को पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया जाएगा। जनवरी बिहार करंट अफेयर पहले ही बता दिया गया है, कल फरवरी का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारे जो वीडियो हैं वह 70वीं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते जाएं, जब भी फ्री रहें वीडियो आप लोग सुन लीजिए। इससे क्या हो गया कि सुनने से ज्यादा चीजें याद हो पाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्कस करने का हमारा तात्पर्य था कि आप 68वीं बीपीएससी इवैल्यूएटेड कॉपी के आधार पर 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं बिना देर किए। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, बहुत जल्द आपकी जो वैकेंसी है जुलाई अगस्त तक आपके सामने होगी और 30 सितंबर को डेट फिक्स किया गया है। तो अभी समय है जब आप लोग मेंस पे पूरी तरीके से काम कर लेंगे। इनकी कॉपी मैं अभी टेलीग्राम पे कुछ देर के बाद मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ISPC सेंटर, और हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच।